नमस्कार दोस्तों, रोहित है यार। दोस्तों, आज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2024-25 प्रस्तुत हो चुका है और जो बजट हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसको हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, यह पेपरलेस होता है। मतलब अब पहले वाला नहीं है कि पेपर आ रहा है, बजट आ रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, तो पेपरलेस बजट प्रस्तुत होता है। किसने किया है? निर्मला सीतारमण जी ने किया है। दो तीन चीज़ों को स्पष्ट कर लें। पहली बार आप लगातार सुन रहे होंगे कि ये जो बजट है यह इंटरिम बजट है। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि इंटरिम बजट क्या होता है और जो नॉर्मल बजट होता है, जो एनुअल बजट होता है, और इंटरिम बजट में क्या अंतर है। दूसरी बात कि यह हमारे एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो 500 डेटा आपके पास अवेलेबल है, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा अवेलेबल है, बजट इंटरिम बजट का डेटा अवेलेबल है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस डेटा। कहां पे इस्तेमाल करोगे? दिस डेटा हैज टू बी, देयर हैज टू बी अ कैटेगोरिकल क्लासिफिकेशन between the data which will be used for the prelims. There has to be a categorical classification where you are going to use the data for the mains. माई डियर फ्रेंड्स, जो बेसिक आपका टारगेट होना चाहिए वो मेंस पर होना चाहिए, बिकॉज वॉट एवर द स्टेटमेंट यू राइट, इट हैज टू बी सब्सटेंशिएटेड बाय द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट. दैट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट कैन बी द इकोनॉमिक सर्वे और द बजट. Let me reiterate few more points. Union budget is not of much importance for our upcoming 70th BPSC. Let's be very clear. तो अगर कोई आपको 2 घंटा का वीडियो बना के दे रहा है, 3 घंटा का वीडियो बना दे रहा है, दैट इज अ sheer वेस्ट ऑफ योर टाइम. क्योंकि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बिहार बजट बहुत इंपॉर्टेंट है. बिहार बजट से भर भर के क्वेश्चन पूछता है, बिकॉज द क्वेश्चंस आर टिल्टेड. मतलब वो बिहार की तरफ टिल्टेड होता है कि बिहार में एग्रीकल्चर का रोड मैप क्या है, बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है. तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द बिहार इज इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ Bihar is important. At the same time, the economic survey of the union is important and the budget is important, but not to an extent. हम जितना डीप पे बिहार बजट को पढ़ेंगे उतना डीप में इसको नहीं पढ़ेंगे. You need to have a categorical difference कि आप किसको प्रायोरिटाइज करेंगे. इस चीज पर आप हमारी आम सहमति बन चुकी है कि बजट को उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. दूसरी बात, इसलिए भी बजट को बहुत ज्यादा 3-3 घंटा का लेक्चर लेके नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यह इंटरिम बजट है. क्या होता है इंटरिम बजट, अभी हम लोग देख लेंगे. तो जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फिगर है, वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे. आपको उसका चिंता नहीं करना है, बस आप इसको जॉट डाउन कर लेंगे. जो रेजोनेंस वाले लोग हैं उनके लिए एक मेरा मैसेज ये है कि तुम लोगों को हम ऑलरेडी 30-40 लेक्चर में इसलिए पढ़ा कर रखे हैं इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम चाहते थे कि बिहार बजट प्रस्तुत होने से पहले, यूनियन बजट प्रस्तुत होने से पहले तुम्हें यह पता हो कि रियल जीडीपी ग्रोथ क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है ना. ये सब चीज जब हम आपको बोलेंगे तो आप फटाफट उसको कैच कर लेंगे, हम उम्मीद करते हैं. देखो, पहली बात है कि आर्टिकल नंबर 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द प्रेसिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर. तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं. Cause to be laid before both the House of the Parliament a statement of the estimated receipt and the expenditure of the government of India for that year, in this part referred to as the annual financial statement. So what I wanted to emphasize upon the fact is that there is no mention of the word budget. बजट तो वर्ड कहीं मेंशन है ही नहीं. बजट हमने और आपने उसका नाम खराब कर दिया है. द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द निर्मला सीतारमण today has presented the annual financial statement. She has not presented the budget because the word budget is nowhere mentioned in the constitution. इसको हमने और आपने नाम खराब किया है. तो अगर आपसे पूछता है कि बजट संविधान के किस धारा में मेंशन्ड है और 112 दे देता है, तो इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज देयर इज नो मेंशनिंग ऑफ द वर्ड बजट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट वेरी टर्स एंड क्लियर. दूसरी बात, मेरे जहन में पहला क्वेश्चन आएगा कि सर ठीक है, यूनियन बजट तो ठीक है, यूनियन बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत हो गया, तो अपना जो मोहब्बत है बिहार है, वहां पे कब प्रस्तुत होता है बिहार बजट? 28 फरवरी को बिहार का बजट प्रस्तुत हो जाएगा. फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे. पहला बजट जब भारत आजाद हुआ तो पहला बजट कौन प्रस्तुत करता है? R.K. षणमुखम सेठी प्रस्तुत करते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट. These are some of the fact. तो फिर मेरे जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इफ द बजट फेल्स टू पास इन द पार्लियामेंट. अगर बजट नहीं पास कर पाया पार्लियामेंट में, तब क्या हो गया? इफ द बजट फेल्स टू पास इन द पार्लियामेंट, द गवर्नमेंट ऑफ द डे विल हैव टू रिजाइन. जो भी हो प्रधानमंत्री, उसको रिजाइन करना पड़ जाएगा.
The government of the day will have to resign. What if the money bill fails to pass in the parliament? The government of the day will have to resign. क्योंकि पैसा तुम्हारे पास है ही नहीं तो सरकार कैसे चलाओगे भाई? अब क्यों इंपॉर्टेंट है हम आगे डिस्कस करेंगे. Why the government will have to resign? We'll discuss it in the later part of the lecture. But this has to be very categorically clear. It has to be एकदम आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि the government fails to pass the budget, the government of the day will have to resign. Be it Modi, be it Rahul Gandhi, be it someone else. The government of the day will have to resign, my dear friends. अब दो तीन चीज़ों को देखो होता क्या है. उसके बाद इंटरिम बजट को देखेंगे. 1924 में एक कमेटी बनती है. उस कमेटी का नाम है एकवर्थ कमेटी. एकवर्थ साहब कहते हैं कि भाई 25 से 40% तक जो आपका बजट होता है, 100 रुपया अगर उस समय का बजट था तो उसे 25 से 40 रुपया के आसपास का जो बजट का एक्सपेंडिचर है अकेले रेलवे खा जाता है. तो भाई रेलवे में आपको पता है कि रेलवे क्या है कि कैपिटल गजलिंग सेक्टर है, उसको कैपिटल चाहिए होता है पटरी बिछाने के लिए. तो रेलवे खा जाता है. तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि रेलवे बजट को अलग कर देते हैं. तो एकवर्थ कमेटी रेलवे बजट को अलग करवा देता है. जब रेलवे बजट को अलग करवा देता है तो 2017 में एक कमेटी बनती है और वो जो व्यक्ति का कमेटी है उसका नाम है विवेक देबरॉय कमेटी. विवेक देबरॉय आज के डेट में प्रधानमंत्री जी के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो होता है, जो कि प्रधानमंत्री को इकोनॉमिक्स पर गाइड करता है, उसके चेयरमैन हैं. अब हमको ये बताओ कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशन? क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारे लिए. इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इट इज अ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी? इट इज अ लीगल बॉडी? कमेंट में हमको बताना. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. तो विवेक देबरॉय कमेटी कहता है कि अब जो है ना रेलवे बजट अलग से प्रस्तुत मत करिए, मर्ज द रेलवे बजट विद द यूनियन बजट. तो 2017 में आप देखते हैं कि 2017 से जो बजट हम लोग प्रस्तुत करते हैं तो रेलवे बजट वाज मर्ज्ड विद द यूनियन बजट. क्योंकि पहले रेलवे बजट आधा के आसपास 25 से 30% के आसपास शेयर को खा जाता था यूनियन बजट का. पर आज के डेट में तुम देखो कि डिफेंस मिनिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैसा को एलोकेट किया गया है. हम आगे आपको बताएंगे राजनाथ बाबू का जो डिपार्टमेंट है. और याद रखना डिफेंस मिनिस्टर कोई भी पार्टी का हो, सबसे ईमानदार आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाएगा. क्योंकि 6 लाख करोड़ का बजट है, अगर 0.0001% भी कमीशन खा लिया तब तो खेला कर देगा. तो अगर कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय का जो सबसे ईमानदार व्यक्ति था ए के एंटनी, जो केरला के मुख्यमंत्री थे, उनको बनाया गया था. आप देखना उन पे आरोप नहीं लगता है. भाजपा के केस में तुम देखो कि जो सबसे ईमानदार व्यक्ति है, जिस आदमी का 40 साल 50 साल का कैरियर है, काजल की कोठी पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बड़ा कठिन है, निष्कलंक रहकर ये सब कुछ करना, इस व्यक्ति का बेदाग छवि है. तो इनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है. इनके पहले मनोहर पारिकर को बनाया गया था. इसीलिए बनाया जाता है. ये सब प्रैक्टिकल आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर इतना परसेंट भी 6 लाख करोड़ का मार लिया तब तक काम हो गया. ठीक है, तो ईमानदार आदमी को बनाया जाता है. अब देखो बार बार आप देखोगे कि अखबार में कल आएगा, कल सुबह में आपको आएगा कि इंटरिम बजट प्रस्तुत हुआ. क्या है इंटरिम बजट भाई? क्या है होता है इंटरिम बजट का मतलब क्या होता है? देखो इंटरिम बजट क्या हो रहा है कि इलेक्शन ईयर अभी चल रहा है. मानोगे ना कि इलेक्शन ईयर चल रहा है. इलेक्शन कब हो जाएगा? जून जुलाई में इलेक्शन हो जाएगा. बजट कब प्रस्तुत आपने कर दिया भाई? हमने 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत कर दिया. जून जुलाई में चुनाव हो गया, नई सरकार आ जाएगी. कब तक आ जाएगी नई सरकार? अप्रैल मई. इलेक्शन अप्रैल मई में होगा. सॉरी, यहां लिखो, इलेक्शन अप्रैल मई में हो जाएगा. जून जुलाई में नई सरकार आ जाएगी. और बजट अभी कौन कर रहा है? निर्मला सीतारमण कर रही हैं. चुनाव अप्रैल मई में 2024 का लोकसभा का हो जाएगा. और मानते हैं कि यहां पर मोदी जी की सरकार नहीं आती है, विच इज़ वेरी अनलाइकली. ठीक है, और मोदी जी की सरकार नहीं आती है और राहुल गांधी जी आ जाते हैं, या मानते हैं कि इंडिया अलायंस आ जाता है कोई भी. और आपने जो बजट प्रस्तुत किया है, आपने एक से क्रांतिकारी स्कीम लॉन्च कर दिया है. जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स मानते हैं कि 22% है, आपने कॉर्पोरेट टैक्स को घटा के बोला कि आज से मात्र 2% लगेगा. इनकम टैक्स के बारे में आपने क्या कर दिया कि इनकम टैक्स 20 लाख तक 0% लेंगे. तो आप इस बजट से क्या कर रहे हैं? यू आर ट्राइंग टू वू द वोटर्स. जो वोटर्स है, जो आपका टैक्स पेयर्स है, उसको आप वू करने की कोशिश कर रहे हैं. जो कॉर्पोरेट जगत है, आप उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. तो यूजुअली एक कल्चर यह बना हुआ है कि जब भी इलेक्शन ईयर होता है, उस समय जो बजट प्रस्तुत जो भी करेगा, वह कोई भी मेजर अनाउंसमेंट नहीं करेगा.
मेजर अनाउंसमेंट वो नहीं करेगा। द गवर्नमेंट विल डिसिस्ट इटसेल्फ फ्रॉम अनाउंसिंग द मेजर स्कीम विच कुड इन्फ्लुएंस द वोटर। ये हमारा डेमोक्रेसी में ये चलन बन चुका है। क्यों चलन बन चुका है भाई? अप्रैल मई में मोदी जी फरवरी में बजट लेकर बहुत क्रांतिकारी बजट लेकर आ गए, और भाई मोदी जी को हटाकर यहां पर इंडिया ब्लॉक आ गया, तो भाई उस बजट को कैसे कैरी करेगा? वो तो आपका सोच था, ये आपका थॉट प्रोसेस था। हो सकता है आपने बोला होगा कि हम दीनदयाल के नाम पर 1,000 करोड़ की मूर्ति बनाएंगे, और ये व्यक्ति आता है बोलता है महात्मा गांधी के नाम पर बनाएंगे, नेहरू के नाम पर बनाएंगे। तो जनता ने तो इनको जनमत दिया है, और आप 1 साल के लिए बजट प्रस्तुत कर दिए हैं। तो यूजुअली लोग क्या करता है कि हम लोग जून जुलाई तक का प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर अपना निकाल लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स निकालेगा प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर कि भाई देखिए हमारा प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर 4 लाख करोड़ रुपया का है। तो उस प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर को ही हम लोग जो है ना कि मेजर रिफॉर्म्स नहीं करेंगे कि जो नई सरकार आएगी वो अपना नया भाई बजट लेकर आएगी, वो अपना नए सिरे से अपनी चीज़ों को हैंडल करेगी। हम तो बस अभी जो समय है फरवरी से लेकर जून जुलाई तक का जो हमारा मोटा मोटी खर्चा है, हम कुछ मेजर रिफॉर्म्स भी नहीं करेंगे, कुछ मेजर स्कीम्स भी नहीं लेकर आएंगे। हम ऐसा बजट प्रस्तुत करेंगे कि हमारा जून जुलाई तक का टाइम निकल जाए। ठीक है, इसी को आप कहते हैं इंटरिम बजट होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसको आप इंटरिम बजट करते हैं कि नई सरकार आएगी तो भाई उसकी नई नीतियाँ होंगी, वो नया स्कीम लेकर आएगा। हो सकता है मनरेगा वो खत्म कर देगा, हो सकता है वो जो प्रधानमंत्री किसान योजना है उसको खत्म कर देगा, हो सकता है आयुष्मान भारत को खत्म करना चाहता है। तो हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करें। वो सरकार आएगी तो अपने जनता जिस जनमानस के वोट ले आई है वो उसको काम करने के लिए काम करेगा। इसको आप कहते हो इंटरिम बजट। ठीक है, अब तो 3 चीज़ को ध्यान रखना। ये जो बजट है, इसको बजट को बनाता कौन है? हु मेक्स द बजट? देखो, जो बजट है जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हो, वित्त मंत्रालय का एक विभाग है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वो बनाता है। अब तुम बताओ, जहां पर यूनियन टेरिटरी है, जैसे चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, तो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी का भी बजट कौन बनाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बनाएगा। मानते हैं कि अभी झारखंड में जो शिबू सोरेन का जो पुत्र है हेमंत सोरेन भाग गए थे बीच में, अभी चंपई सोरेन को बना दिए हैं। मानते हैं कि ऐसी स्थिति आन पड़ती है, या बिहार में ऐसी स्थिति आन पड़ी कि आपको यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना पड़ा, प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा। जो भी राज्य में प्रेसिडेंट रूल है, या जो भी राज्य जहां पर यूनियन टेरिटरी है जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जैसे कि दिल्ली को छोड़कर, पुडुचेरी को छोड़कर, ऐसा यूनियन टेरिटरी जिसके पास असेंबली नहीं है, या फिर ऐसा राज्य जहां पर आपने राष्ट्रपति शासन लगा रखा है। जब राष्ट्रपति शासन लगा रखा है तो वहां का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिफंक्ट हो चुका है, गवर्नर रूल कर रहा है। तो उस केस में द डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया विल मेक द बजट। लेट मी पुट द थिंग्स कैटेगोरिकली वेरी क्लियर। यूनियन बजट वही बनाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स विच इज अ डिवीजन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस। यूनियन टेरिटरी विच इज नॉट हैविंग द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका वही बनाएगा। और तीसरा, ऐसा राज्य जहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, वहां भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स नहीं बनाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर होता है। अब हमको क्वेश्चन देखो, रेजोनेंस वाले, तुम्हारे लिए चवन्नी भर का क्वेश्चन। अगर तुम लोग नहीं हमको इसका जवाब दिए तो हम जहर खा के मर जाएंगे, हम सल्फास खा लेंगे। विच डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस लुक्स आफ्टर द बैंकिंग सेक्टर ऑफ द इंडिया? डिपार्टमेंट ऑफ द बैंकिंग, डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस और दीपम। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है। रेजोनेंस वाले जहर खिला देना हमको, सबसे अच्छा रहेगा। हम एक क्लास नहीं लेंगे तुम लोग में अगर ये क्वेश्चन तुम लोग गलत किए तो। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को तुम देखोगे तो उसके अंदर कम से कम 6 डिपार्टमेंट हैं, उसके अंदर 6 विभाग हैं। एक है रेवेन्यू के लिए डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू, एक है डिपार्टमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर, एक है डिपार्टमेंट ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस, एक है दीपम। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है कि तुम रेजोनेंस वाले इसका तुम फुल फॉर्म बताओगे, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। और एक है डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस। अब ये सब सारा हम बता रखे हैं, यहां पर बताने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब देखो, जब हम लोग बजट प्रस्तुत कर रहे हैं तो 2-3 चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं, तो कुछ बजट के बारे में और जानते हैं। देखो, आर्टिकल नंबर 110 जो है संविधान का, यह मनी बिल से डील करता है। इसको तुम कहते हो मनी बिल। इस चीज को याद रखना कि छोड़ो उसको, फिर हम लोग पॉलिटी में घुस जाएंगे। आर्टिकल नंबर 202 किससे डील करता है? अच्छा, आर्टिकल नंबर 112 किससे डील करता है? यूनियन जो बजट प्रस्तुत करता है, जिसको तुम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हो, उससे डील करता है। आर्टिकल नंबर 202 किससे डील करता है? जो स्टेट अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करता है, उसको आप आर्टिकल नंबर 202 में मेंशन है। आर्टिकल नंबर 266 किस चीज से डील करता है? आर्टिकल नंबर 66 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डील करता है। क्या होता है अभी हम डिस्कस कर लेंगे। आर्टिकल नंबर 267 किससे डील करता है? आर्टिकल नंबर 67 कंटिजेंसी फंड से डील करता है।
कॉन्टिजेंसी फंड से डील करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2-3 चीज को ध्यान से देखना तुम। अरे यार वो कहाँ गया? एक स्लाइड मिस कर गया लगता है। ठीक है, चलो देखो, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब ये होता है कि ये भारत सरकार की किट्टी है, पर्स है। तो भारत सरकार जो भी पैसा लेगा या जो भी पैसा खर्च करेगा, इसको खर्च करने से आप जैसे घर से कुछ पर्स है, आप निकालना चाहते हैं, सब्जी लेना चाहते हैं, समोसा लेना चाहते हैं, तो किसका परमिशन की जरूरत पड़ता है? मम्मी का परमिशन का जरूरत पड़ता है। उसी तरह से अगर भारत सरकार कोई भी खर्च करेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के पर्स से, तो उसको पार्लियामेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। बिना पार्लियामेंट के परमिशन के वो नहीं खर्च कर सकता है। इसीलिए आप तुम बजट देखते हो, जो हम बोले कि अगर पार्लियामेंट का उसको परमिशन नहीं मिला तो सरकार गिर जाएगी, क्योंकि परमिशन देने वाला मालिक कौन है? पार्लियामेंट है। एक होता है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जो कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया मेरे बंधु होता है, ये कितना आज के डेट में इसका कितना कॉर्पस है? 30,000 करोड़ का कॉर्पस है। अब तुम लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ोगे, वहां पे 500 करोड़ लिखा होगा, तो चेंज कर लो, 30,000 करोड़ रुपया है। ठीक है, ये पैसा कौन रखता है? इट इज हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी। किसके नाम पर रखता है? इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। भाई हमको ऐसी कंटिजेंसी मतलब हुआ कि ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि भारत सरकार को पैसा की जरूरत है और पार्लियामेंट सेशन में है नहीं, पार्लियामेंट से वो परमिशन ले नहीं पा रहा है। मानते हैं कि ऐसी स्थिति आ गई है कि अब उसको तुरंत पैसे की जरूरत है, तो 30,000 करोड़ रुपया राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है। तो 30,000 करोड़ रुपया जो राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है, वह 2 मिनट के अंदर यहां से पैसा उठा लेगा। ठीक है, 2 मिनट के अंदर यहां से पैसा उठा लेगा राष्ट्रपति से, बिना परमिशन के पार्लियामेंट का। इसको आप कहते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इट इज एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट टू मीट द एक्सीजेंसी। और लेटर 30,000 करोड़ रुपया अगर हमने निकाल लिया, फिर बाद में हम क्या करेंगे? पार्लियामेंट से हमको परमिशन ले लेंगे और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फिर हम कहां मूव कर देंगे? उस पैसा को 30,000 करोड़ रुपया को कंटिजेंसी फंड में फिर मूव कर देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहां पे परमिशन लेने की उसको जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल, एक्स फैक्टो परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। बाद में ले लेगा पार्लियामेंट से कि भाई देखिए हम खर्चा कर दिए हैं, अगर मानते हैं कि ऐसी स्थिति आन पड़ेगी, तुम भूखे मर रहे हो, तुम समोसा खा लिए, मम्मी ऑफिस से आई, मम्मी स्कूल से आई, तो हम उसको बोल दिए कि मम्मी देखो हम पर्स में से पैसा निकाल लिए थे, हमको बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ था, या बहुत जीभ चटकोर हैं, गुपचुप वाला आ गया, हम गुपचुप खा लिए, मम्मी को बता दी, तो एक्स फैक्टो परमिशन वो ले लेगा पार्लियामेंट से और अपनी जो स्थिति जो एक्सीजेंसी है उसको हैंडल कर लेगा। एक और फंड होता है मेरे बंधु, जिसको तुम कहते हो कहाँ गया? ठीक है, जैसे कुछ एक और फंड हो रहा है जिसमें तुमको पार्लियामेंट का कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे जिसको तुम कहते हो पब्लिक अकाउंट। एक और हम वो स्लाइड नहीं मिला, मिस कर गया। पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट में क्या होता है कि यू डोंट नीड द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें भारत सरकार क्या करता है कि इसमें वो ये जो पैसा है इट डज नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास वो पैसा है ही नहीं। भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा है ही नहीं तो क्यों परमिशन की उसको जरूरत है? जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा आ रहा है, वो इनकम टैक्स के थ्रू पैसा आ रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स के थ्रू पैसा आ रहा है, जीएसटी के थ्रू पैसा आ रहा है, तो भारत सरकार का पैसा है। पर एक और अकाउंट भारत सरकार मेंटेन करता है जिसको तुम पब्लिक अकाउंट कहते हो। पब्लिक अकाउंट वो फंड है जैसे मानते हैं कि प्रोविडेंट फंड वाला पैसा पब्लिक अकाउंट में डाल दिया जाता है, स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट वाला जो पैसा है स्मॉल सेविंग फंड वाला होता है इसमें डाल दिया जाता है, पोस्टल इंश्योरेंस वाला पैसा इसमें डाल दिया जाता है। ये वो पैसा है जिसमें भारत सरकार एक ट्रस्टी के रूप में काम कर रहा है, एक ट्रस्ट के रूप में काम कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि भाई जो प्रोविडेंट फंड मानते हैं कि हम 10,000 रुपया जमा किए हैं, तो भाई 5 साल बाद ये 10,000 रुपया भारत सरकार से हम ले तो लेंगे सूद के साथ, तो ये भारत सरकार काहे के लिए पैसा लेगा? परमिशन लेगा पार्लियामेंट से। ये वो पैसा है जो भारत सरकार एक ट्रस्टी के रूप में काम कर रहा है, जिसको बाद में उसको देनदारी चुका देना है। तो याद रखना, पब्लिक अकाउंट में जो पैसा होता है इट डज नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इट हैज टू बी पेड टू द एंड यूजर। इस चीज को ध्यान रखना। 3 फंड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसोलिडेटेड फंड, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो आज के डेट में कॉर्पस 30,000 करोड़ रुपया है। यहां पर क्या होता है कि पार्लियामेंट का परमिशन की जरूरत है, यहां पे एक्स फैक्टो परमिशन की जरूरत है, यहां पे फाइनेंस सेक्रेटरी रखता है ऑन द बिहाफ ऑफ द राष्ट्रपति रखता है। यहां तक अगर तुमको समझ में आ गया तो धुआं धुआं हम लोग मचा देंगे। देखो यहां पे था यार, ठीक है।
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में और पब्लिक अकाउंट में अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा फंड कौन है, तो लार्जेस्ट फंड जो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का है। 30,000 कॉर्पस है, आर्टिकल नंबर 267 इससे डील करता है। कंसोलिडेटेड फंड आर्टिकल नंबर 266 डील करता है और पब्लिक अकाउंट का भी जो जेनेसिस है यह आर्टिकल नंबर 266 ले आता है। कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन फॉर द प्रीलिम्स। अब कुछ फैक्ट देख लो यार कि प्रीलिम्स के लिए फैक्ट क्या है। अभी जो बजट प्रस्तुत हुआ है, इंडिया कहता है कि भारत डेवलप्ड कंट्री कब बन जाएगा, 2047 में बन जाएगा। देखो भाई, इस वीडियो से पहले अभी हम आज ही एक और वीडियो डाले हैं, इकोनॉमिक सर्वे रिव्यू, उसको जरूर कर लो यार। इसको अभी ही करके ख़त्म करो ना, बाद में क्यों इसको हेडेक को पाल के रखना है, अभी करके ख़त्म करो। इकोनॉमिक सर्वे रिव्यू बहुत सुंदर डॉक्यूमेंट है और इसका हम वीडियो बना दिए हैं। हमको अभी तो तुम नहीं धन्यवाद बोलोगे, जब मेंस लिखने जाओगे तब धन्यवाद बोलोगे, खोज के बोलोगे। लिख लो नेट जीरो एमिशंस, ये सब फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स है भाई। नेट जीरो एमिशंस हम कब करने का टारगेट रखे हैं, नेट जीरो एमिशन 2070 में कर देंगे। नेट जीरो एमिशन का मतलब क्या होता है कि हम कोई एमिशन ही नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। मानते हैं कि हमने 1000 टन ऑफ CO2 प्रस्तुत किया, तो हम 1000 टन ऑफ CO2 जो है इकोनॉमी से हम क्या करेंगे, उसको सिंक के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे सिंक बना दोगे, एफॉरेस्टेशन कर देंगे, इको पार्क कर देंगे। आज इकोनॉमिक सर्वे में तुमको डेटा तक दिए हैं कि 128 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ कोल अकेला खर्च किया है एक साल में एफॉरेस्टेशन में। जो बैरन लैंड है वहां पर पेड़ लगा देंगे। तो भाई हमने 1000 टन CO2 प्रस्तुत किया, प्रोड्यूस किया हमारे इंडस्ट्रीज और हम लोगों ने, हमने 1000 टन को सिंक कर दिया, तो हमारा नेट एमिशन क्या हुआ, नेट एमिशन जीरो हो गया। लेट मी रीइटरेट फॉर यू, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नेट जीरो एमिशन मींस एमिटिंग जीरो एमिशन बाय द इंडस्ट्रीज, नो, हम एमिट तो कर रहे हैं 1000, पर 1000 उसको कंज्यूम कर दे रहे हैं। मतलब हमने कितना इन्वायरमेंट पे प्रस्तुत किया, 1000 टन ऑफ द CO2। हमने इन्वायरमेंट पे कितना सिंक कर दिया, 1000 CO2। तो नेट एमिशन हमारा कितना हुआ, जीरो। पर अगर हम कहें कि हम जीरो ही प्रोड्यूस किए हैं, ये तो गलत बात है ना। हम 1000 प्रोड्यूस किए थे इन्वायरमेंट में CO2 इक्विवेलेंट, पर हम उसको 1000 को क्या किए, उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया इन्वायरमेंट से एफॉरेस्टेशन वगैरह के थ्रू, तो हमारा नेट एमिशन जीरो हो गया। अब देखो मेन जो हमारा टारगेट होता है भाई, पीटी पढ़ोगे, पीटी की तैयारी करोगे, जीवन भर पीटी का तैयारी करते रहोगे, मेंस पॉइंटर की तरफ चलो। मेंस पॉइंटर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेंस में हम कहाँ कहाँ कौन सा डेटा इस्तेमाल कर पाएंगे। पहला डेटा जो तुम इस्तेमाल, मेरी जान इस्तेमाल करोगे, वो ये है कि जहां पे भी बीपीएससी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पूछेगा, तुरंत एक डेटा चिपकाओगे। कोई भी चीज को याद रखना, अगर हम बोलते हैं कि हम पढ़ने में बहुत तेज हैं, तो हम बताएंगे ना भाई कि हम यूनिवर्सिटी टॉपर हैं, हम IIT के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, या तुम NIT के गोल्ड मेडलिस्ट हो, कुछ तो बताओगे। हम बोलते हैं कि हम बहुत तेज हैं, तो हम बोलेंगे ना कि मेरा 1 करोड़ का पैकेज था या कुछ और था, कुछ तो सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। अगर हम बोलते हैं कि बहुत सुंदर हैं, तो हम बोलेंगे ना कि मेरी 6 फीट ऊंचाई है, या हमारे बॉडी डोले सोले बहुत स्ट्रॉन्ग्स हैं, है ना, कुछ तो हम सब्सटेंशिएट करेंगे, है ना। तो उसी तरह से अगर हम बोल रहे हैं कि जब भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तुम क्वेश्चन में देखोगे, कीवर्ड दिखेगा, पहला चीज चमकना चाहिए 2.7 लाख करोड़, एकदम नींद में चमक जाना चाहिए। क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हैज लेड टू द सेविंग ऑफ 2.7 लाख करोड़। मतलब पहले क्या होता था, फेक राशन कार्ड होता था, तो जो फेक एंट्रीज है उसको डीबीटी क्या किया, खत्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो थ्रू द डीबीटी एक क्रांतिकारी स्कीम है, डीबीटी एक क्रांतिकारी टूल है जिसके थ्रू भारत सरकार हैज सेव्ड 2.7 लाख करोड़ रुपीस, एंड दिस इज ह्यूज, है ना। दूसरा, जब भी पॉवर्टी पे क्वेश्चन मेरे बंधु मेरी जान आएगा, ये डेटा को फटाक से इस्तेमाल कर देना, क्योंकि ये डेटा हमारा और आपका नहीं है, भारत सरकार का डेटा है। पॉवर्टी के केस में याद रखना कि 25 करोड़ पीपल हैव मूव्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में क्या होता है, कौन देता है, UNDP देता है। और हमको ये डेटा जब भी पॉवर्टी दिखेगा, याद रखना, तुरंत लिखना कि वी हैव मूव्ड 25 करोड़ पीपल आउट फ्रॉम द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन। ठीक है, 2 पॉइंट। डीबीटी, थ्रू डीबीटी वी हैव सेव्ड 2.7 लाख करोड़। तीसरा, जब भी स्किलिंग पर क्वेश्चन आएगा, जब भी स्किल इंडिया मिशन पर आएगा या कुछ भी स्किलिंग पर आएगा, क्योंकि आज भी इकोनॉमिक सर्वे में तुमको बताया है कि भारत का सबसे बड़ा चैलेंज है स्किलिंग ऑफ द वर्कफोर्स। जब भी स्किलिंग आएगा, लिखना कि 1.5 करोड़ पीपल हैव बीन स्किल्ड थ्रू द PM कौशल विकास योजना। ये फिर से बजट में लिखा गया है, एकदम चित्कार मार के बोल रहे हैं, इसको लिख लो। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट बनता है, और एक और जो PM कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन कौन करता है,
नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करता है। कब बनता है? 2008 में बनता है, प्री मोदी एरा का बना है। ये क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कौन मालिक है? 49% मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स एंड डेवलपमेंट है और 51% जो प्राइवेट सेक्टर है वो है टीसीएस है, विप्रो है, कॉग्निजेंट है, टाटा है, जीएमआर है, जीवीके है, लार्सन एंड टूब्रो है। ये सब क्या करता है? ये सब बताता है कि भाई वेल्डिंग का ट्रेनिंग दो, ये सब बताता है उनको कि फिटर का ट्रेनिंग दो, इनको बोलता है कि आईवीआर वेल्डिंग करना बच्चों को सिखाओ, इनको बोलता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग में जो स्टोर इंजीनियर होता है उसका ट्रेनिंग दो, इनको बोलता है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल का ट्रेनिंग दो, सेफ्टी इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है और उसकी ट्रेनिंग मिलती है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत वी हैव प्रोवाइडेड द कौशल और द स्किल टू 1.5 करोड़ इंडियंस और द यूथ। मेरे बंधु मेरी जान, एक चीज को याद रखना, पीएम किसान पे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, क्योंकि यह प्रधानमंत्री का क्रांतिकारी योजना है। जो इंटरिम बजट है वो कहता है कि पीएम किसान के तहत वी हैव डिसबर्स्ड 2.8 लाख करोड़ टू हाउ मेनी बेनिफिशियरीज? 11.8 करोड़ बेनिफिशियरीज को हमने किया है। पीएम किसान योजना क्या है? एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टूल है जिसमें 2-2 हज़ार का तुम 3 इंस्टॉलमेंट डायरेक्ट किसान के अकाउंट में देते हो और उनको आप सशक्त बनाते हो। मेरे बंधु, जब भी एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, माइक्रो टॉपिक है, फालतू 2-2, 3-3 घंटा का वीडियो मत देखना, क्योंकि यही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही माइक्रो लिस्टिंग ऑफ द टॉपिक हमने आपको करके दे रखा है। क्योंकि एग्रीकल्चर आपसे पूछता है, हमारे पास फिगर होना चाहिए। हमसे पीएम किसान एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक है, फिगर होना चाहिए। इनाम एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक है, फिगर होना चाहिए। हमसे पॉवर्टी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछता है, उसका मेरे पास फिगर हो चुका है। हमसे डीबीटी पूछता है, मेरा माइक्रो लिस्टिंग टॉपिक में लिस्टेड है, तो उस पर हमारा फिगर हो चुका है। उसके बाद आई डोंट गिव अ डैम टू दिस डॉक्यूमेंट बिकॉज दिस डॉक्यूमेंट इज इरेलेवेंट नाउ। वो हमारे लिए नहीं है, वो अर्थशास्त्रियों के लिए है। तो जो काम का चीज हम आपको निकाल के दे रहे हैं, याद रखना कि 1361 और कोई डॉक्यूमेंट इकोनॉमिक सर्वे 1379 कहता, कोई भी मतलब 1300 प्लस कर देना। मंडीज जो है इनैम से जुड़ चुके हैं। इनैम पे क्या होता है? इनैम एक ऑनलाइन पोर्टल है, उसके तहत क्या होता है? बेटर प्राइस डिस्कवरी किसान को मिलता है। और जो कितना का ट्रेड वॉल्यूम हुआ है? 3 लाख करोड़ का ट्रेड वॉल्यूम हो चुका है। 3 लाख करोड़ रुपया का किसान इस पर ट्रेड वॉल्यूम खर्च कर चुका है। जैसे मानते हैं कि ये औरंगाबाद है भाई, औरंगाबाद में 20 प्रखंड है। किसान औरंगाबाद का मेन सब्जी मंडी में गया और बोला, और यहाँ पे मंडी में 10 बड़ा व्यापारी हैं, तो ये जो मंडी में गया तो किसान बोला कि भैया मेरा चावल ले लो। बोला कि 100 रुपये किलो तुम्हारा चावल लेंगे, उदाहरण के तौर पर लेते हैं, 100 रुपये क्विंटल लेंगे तुम्हारा चावल। और ये 10 मिला हुआ है जो ट्रेडर है, बोलता है कि 100 रुपये से ज़्यादा नहीं देना है। और ये बाहर कितना में बेच रहा है? बाहर में यही चावल को 500 रुपये क्विंटल बेच रहा है। तो क्या हमारा किसान का सबसे बड़ा समस्या क्या है कि किसान जो है हर चीज़ को खुदरा में खरीदता है और जब बेचता है तो होलसेल में बेचता है। एक बहुत बड़ी समस्या है किसानों की। और ये एग्जाम में लिखना कि द मेन प्रॉब्लम विद द फार्मर्स इज दैट दे परचेज एवरीथिंग इन रिटेल बट दे सेल इन होल बट व्हेन इट कम्स टू देयर सेलिंग द प्रोडक्ट दे सेल इन द होलसेल। तो जो होलसेल पे कोई भी चीज़ तुम खरीदोगे तो सस्ता में खरीदोगे और रिटेल पर जब भी वो खरीदेगा तो महंगा में खरीदेगा, और यही उसके त्रासदी का कारण है। तो बेटर प्राइस डिस्कवरी नहीं हुआ। ये क्या नालायक सब किया कि ये कार्टेल बना लिया औरंगाबाद वाला, और ये सब बोला कि हम लोग 100 रुपये से ज़्यादा देंगे ही नहीं। बोलेंगे तुम्हारे अनाज में पानी ज़्यादा है, गीला है, ये है, वो है, कीड़ा लग गया है, और बाहर 500 में बेचेगा। तो भारत सरकार बोला कि किसान की स्थिति को सुधारना होगा, क्योंकि ये कार्टेल से उनको मुक्ति देना होगा। तो भारत सरकार बोला कि भाई एक पोर्टल है, इस पोर्टल का ई नाम पोर्टल है, यहाँ पर देश का पूरा ट्रेडर अवेलेबल है। हमने बोला कि भाई ये हमारा गेहूँ है, इसमें इसका नमी जो है मॉइस्चर कंटेंट X% है, दन अन्न का फोटो खींचकर हम यहाँ पे डाल दिए। अब ये पंजाब का किसान था, इसको चाहिए था गेहूँ, तो यहाँ पे बोला कि ठीक है हम आपका 300 रुपये क्विंटल लेंगे। तो हमारा किसान फटाक से इसको बेच दिया। तो ये जो इनम पोर्टल है, इसके थ्रू क्या हो रहा है? बेटर प्राइस डिस्कवरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? जो औरंगाबाद में उसको 100 रुपये क्विंटल मिल रहा था, अभी उसको 300 रुपये क्विंटल मिल रहा है। जब बेटर प्राइस डिस्कवरी है तो हमारा किसान सशक्त बन रहा है, किसान ताकतवर बन रहा है, और यह देश किसानों का है। तो इनम पोर्टल पर हमेशा ये फिगर को याद रखना कि ट्रेड वॉल्यूम कितना हो चुका है? 3 लाख करोड़ का, और कितना मंडी उससे जुड़ चुका है? 1361 या 1389, दोनों में से कोई डेटा कर देना। डिपेंड करता है कि किस मंडी को, छोटा मंडी को हटा रहा है, कंप्यूटरकृत मंडी को। इसमें है कि कंप्यूटरकृत, जो कंप्यूटरकृत थोड़ा बहुत भी, एक भी कंप्यूटर लगा है उसको काउंट किया हुआ है, और इसमें वो डेटा है जिसमें कंप्यूटर एकदम कंप्लीटली वर्किंग है, उसी को काउंट किया हुआ है। तो दोनों में से कोई डेटा यूज कर लेना, परेशान मत होना। दूसरा 2-3 चीज और देख लो। देखो, एक अपना सब टॉपिक है इंफ्रा, है ना? इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है इंफ्रा। इंफ्रा में 2-3 चीज़ को ध्यान रखना। जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है भारत का, वो बहुत ज़्यादा है। लॉजिस्टिक कॉस्ट मोटा मोटी 14% ऑफ द GDP है, ठीक है?
पर नेशनल जो और देश चाइना में है, अमेरिका में है, यहाँ पर तुम देखोगे कि लॉजिस्टिक कॉस्ट 8%, 6 से 8% ऑफ द जीडीपी होता है। तो भारत सरकार कह रही है कि अगर मानते हैं कि हम 100 रुपया में सामान प्रोड्यूस करते हैं, उसको हमको बेचना होगा, बिहार ले जाने में हम मानते हैं कि उस पर 14 रुपया हमको भेजने में लग गया, तो सामान कितना का हो गया? 114 रुपया का हो गया। यही सामान मानते हैं कि हम चाइना में प्रस्तुत किए हैं, चाइना को उतना ही डिस्टेंस मानते हैं, बिहार इतना ही डिस्टेंस करने में मात्र उसको 8 रुपया लग रहा है, तो चाइना वही सामान कितना में बेच पा रहा है? 108 रुपया में बेच पा रहा है। तो कहने का मतलब है कि वही सामान उतना ही लागत लगा, पर लॉजिस्टिक के कारण जो है भारत का सरकार सामान महंगा हो गया, तो कौन भी कस्टमर भारत का सामान खरीदेगा? उसको जहाँ पे सस्ता मिलेगा वहाँ पे सामान खरीदेगा। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भारत में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए भारत सरकार ने क्या किया है? भारत सरकार ने 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर का निर्माण किया है। बजट में कहा गया है कि हम 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर का निर्माण करेंगे। तो जब 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर का निर्माण करोगे तो क्या करोगे? तुम लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना चाहते हो, और क्या करना चाहते हो? सामान को जल्दी पहुंचाना चाहते हो। क्यों? तुम भाई फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ ऑर्डर करते हो, एक दुकानदार कहता है हम 5 दिन में देंगे, एक कहता है कि कल डिलीवरी दे देंगे, तो ऑब्वियसली है कि तुमसे 10 रुपया भले ज़्यादा ले लेगा, लेकिन तुम चाहोगे कि कल ही हमको डिलीवरी मिल जाए, है ना? वो जो रहता है क्यूरियोसिटी वाला एंगल भी रहता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार कह रही है कि हम लोग अभी एयरपोर्ट की संख्या भारत में कितनी है? 149। मीन्स में एक फिगर हम लोग को याद रखना चाहिए, 149 एयरपोर्ट की संख्या है। सरकार कह रही है कि उड़ान योजना के तहत हम और भी एयरपोर्ट का एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट करेंगे, मेट्रो लाइन के तहत हम और विस्तार करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो कि भारत सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है और भारत सरकार पैसा खर्च कहाँ से करती है। ये डेटा किसके लिए इंपॉर्टेंट है? प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जॉट डाउन कर लो। सबसे ज़्यादा हमारे पास पैसा कहाँ से आता है? बोरोइंग सबसे ज़्यादा है, 28% बोरोइंग है, 1 नंबर पे बोरोइंग है। उसके बाद भारत सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? तुम जीएसटी पे देखो, 18% जीएसटी है। तो 2 नंबर पे हमारा पैसा भारत सरकार के पास जीएसटी के थ्रू आया। 3 नंबर पे पैसा कहाँ आ रहा है? नहीं, गलत, देखो 2 नंबर पे इनकम टैक्स आ रहा है 19%। 3 नंबर पे कौन आ रहा है? जीएसटी आ रहा है, जीएसटी एंड द अदर टैक्सेस 3 नंबर पे है। 4 नंबर पे कौन आ रहा है? कॉर्पोरेशन टैक्स आ रहा है, जिसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हो, जो अभी मोटा मोटी 22% है। ठीक है, 22% है। तो हमको 2-3 चीज़ याद रखना है, सब चीज़ याद मत रखना। हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ हम लोग लिए हैं? बोरोइंग से। 2 नंबर पे कौन है? इनकम टैक्स 19%। 3 नंबर पे कौन है? जीएसटी है। 4 नंबर पे कौन है? कॉर्पोरेट टैक्स है। बाकी मत याद रखना। तो ये डेटा को जरूर याद रखना कि सबसे ज़्यादा कौन है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है और तुम फंस सकते हो, इनकम टैक्स दे देगा, और तुम फंस सकते हो, जीएसटी दे देगा, फंस सकते हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा हम लोग को जो भारत सरकार के पास पैसा आती है तो वह बोरोइंग से आती है। भारत सरकार सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कहाँ करती है? तो सबसे ज़्यादा जो भारत सरकार खर्च कर रही है वो इंटरेस्ट पेमेंट में है। अब रेजोनेंस वाले तुम लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे होगे। इंटरेस्ट आया, इसका मतलब इंटरेस्ट लिए या इंटरेस्ट दिए, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है। चित्कार मार मार के तुम लोग को बताए हुए हैं। लोन आया या जो भी लोन दिया वह कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीट का पार्ट होता है। तुमको जैसे ऑप्शन में लोन दिखा तुरंत मानना कि लोन दिया होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, लोन उठाया होगा तो कैपिटल रिसीट। जहां भी तुमको इंटरेस्ट पेमेंट दिखा या इंटरेस्ट रिसीट दिखा वह रेवेन्यू का पार्ट है। क्यों? क्योंकि वो डेली बेसिस पे इनकर होता है, और जो भी डेली बेसिस पर इनकर होता है, रेगुलर बेसिस पे इनकर होता है, वो रेवेन्यू का पार्ट है। देखो अभी ये शॉर्ट में हम इसको नहीं पढ़ा सकते, इसको रेजोनेंस में बहुत डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, 20-20, 30-30 लेक्चर हम लिए हुए हैं। तो रेजोनेंस वाले अब तुम लोग अप्रिशिएट करो इन सब चीज़ों को। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट भारत सरकार खर्च करती है। कितना? 20% हमारा पैसा चला जाता है इंटरेस्ट पेमेंट में। 2 नंबर पे कौन है? 2 नंबर पे स्टेट शेयर ऑफ द टैक्सेस। 1 नंबर पे 2 है। 1 नंबर पे कौन है? इंटरेस्ट पेमेंट। उतना ही पैसा हम लोग कहाँ करते हैं? स्टेट शेयर। भाई हम लोग का फेडरल स्ट्रक्चर है, तो जो केंद्र में बिहार सरकार का जो है, तमिलनाडु सरकार का है, मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है, वो भी तो इनसे शेयर मांगेगा। तो 20% जो भारत सरकार का है, अगर 100 रुपया है भारत सरकार कमाता है, खर्चा करता है, तो उसमें 20 रुपया वो इंटरेस्ट पेमेंट में खर्चा करता है, 20 रुपया राज्यों को दे देता है, सब राज्यों को मिलाकर दे देता है। तो ये दोनों का एक ही वैल्यू है। कितना? 20% है। 3 नंबर पे क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जैसे क्या है?
पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना के तहत क्या होता है कि उस स्कीम का पूरा खर्च कौन वहन करेगा? यूनियन गवर्नमेंट वहन करेगा। एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसका डिफरेंट होता है। 60% केंद्र करेगा, 40% स्टेट करेगा, जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, अब डिफरेंट स्टेट का अलग है। अगर हिली वाला स्टेट है तो 90% सेंटर करेगा, 10% राज्य करेगा। हम लोग को इस चीज़ को याद नहीं रखना है, हम लोग को बस ये याद रखना है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम है जिस स्कीम का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो है जिसका जो खर्च होता है दोनों स्टेट और केंद्र में बंटवारा किया जाता है। तो एक नंबर पर इंटरेस्ट पेमेंट, एक नंबर पर स्टेट शेयर ऑफ द टैक्सेज एंड द ड्यूटी। 2 नंबर पे कौन है? 2 नंबर पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 3 नंबर पे कौन है? अदर एक्सपेंडिचर है, 9% है ना। यहाँ पे देखो 16% से और तो कुछ कम तो दिख नहीं रहा, 9% ही दिखा। ठीक है, फिर 8 नंबर पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और फाइनेंस कमीशन। बस याद रखना कि यहाँ पर 1 नंबर पे इंटरेस्ट पेमेंट है, 1 नंबर पे स्टेट है, दोनों का बराबर है, 1 नंबर पे है। 2 नंबर पे कौन है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम। आपसे फंसा सकता है एग्जाम में, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है, तो ध्यान रखना इन सब चीज़ों को, इन फैक्ट्स को। अब देखो, अगर तुमसे मंत्रालय वाइज पूछे कि सबसे ज़्यादा किस मंत्रालय को दिया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया गया है 6.2 लाख करोड़, जो हम आपको शुरू में बता रहे थे कि क्यों ईमानदार मंत्री होना चाहिए। फिर आपको 2.78 लाख करोड़ नितिन गडकरी का प्रोजेक्ट है, इतना ज़्यादा वो रोड बनवा रहे हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का देखो 2.55 लाख करोड़ है। तो भाई क्यों हम मर्ज करें, क्यों नहीं हम रेलवे बजट अलग से प्रस्तुत करें? तुम तो 3 नंबर पर आ गए हो भाई। अगर करना होता तो हम डिफेंस मिनिस्ट्री वाला नहीं करते, उसका 6.2 लाख करोड़ का है। समझ में आ रहा है बात? इसलिए डिफेंस मिनिस्ट्री का इतना ह्यूज होता है कि सबसे ईमानदार व्यक्ति को बनाया जाता है। ठीक है, ये देख लेना, बात इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा किस मंत्रालय को एलोकेट किया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एलोकेट किया है। अब देखो प्रीलिम्स का कुछ फैक्ट एंड पॉइंटर देख लो। मेंस वाला फैक्ट एंड पॉइंटर क्या थे? फैक्ट और पॉइंटर, यहाँ से मेंस तुम्हारा पूरा खत्म हो गया, इससे ज़्यादा जरूरत ही नहीं है तुमको। अब देखो 2-3 चीज़ को। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 23-24 में कितना होगा? 7.3% होगा। अब जो तुम नया पढ़ रहे हो तो तुम सोचोगे सर नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, तो अभी अगर हम ये सब चीज़ तुमको बताएंगे तब तो ये फिर क्या ही क्लास रहेगा। फिर भी हल्का सा आइडिया दे देते हैं, रेजोनेंस में हम खूब बता के रखे मेरे बंधु। देखो, जो भी तुम जीडीपी कैलकुलेट करते हो उसको तुम करते हो क्वांटिटी इंटू प्राइस। जैसे बेस ईयर तुम मानते हो कि 11-12 से हम बेस ईयर माने हुए हैं, मानते हैं कि हमने अभी 10 आइटम को प्रोड्यूस किया, अभी इस साल 23-24 में उस आइटम का दाम है 10 रुपया, तो मेरा जीडीपी कितना हो गया? 100 रुपया हो गया। अगर मानते हैं कि हमने अभी 10 आइटम ही प्रोड्यूस किया है पर 11-12 में उस आइटम का दाम था 5 रुपया, तो हम अगर बेस ईयर में उसका दाम को काउंट कैलकुलेट करेंगे तो मेरा जीडीपी कितना है? 50 रुपया। जब तुम दाम को प्रेजेंट साल में लेते हो तो उसको तुम कहते हो नॉमिनल जीडीपी। जब बेस ईयर पे लेते हो तो उसको तुम क्या कहते हो? रियल जीडीपी। हम क्वांटिटी वही प्रोड्यूस किए हैं, पर ये जो 10 रुपया दाम हो गया है सेम सामान का, सेम पेंसिल जो हम 11-12 में प्रोड्यूस किए थे, आज वही पेंसिल का दाम 10 रुपया हो गया है, 11-12 में 5 रुपया था। तो ये जो चीज़ दाम इसका बढ़ा है वह इन्फ्लेशन के कारण बढ़ा हुआ है, महंगाई के कारण बढ़ा हुआ है। तो जो जीडीपी कायदे से 50 रुपया ही है, क्योंकि हमारा क्वांटिटी हमने 10 ही प्रोड्यूस किया है, पर वो दाम हमको जीडीपी 100 रुपया दिख रहा है, महंगाई के कारण दिख रहा है, इन्फ्लेशन के कारण दिख रहा है। मेरे बंधु मेरी जान, रियल जीडीपी का मतलब होता है कि यू आर टेकिंग द प्राइस ऑन द बेस ईयर। आप बेस ईयर पे उसका प्राइस ले रहे हैं। क्यों? देखो कायदे से क्या होता कि अगर तुम्हारा जीडीपी ग्रो होना होता है तो तुम्हारा क्वांटिटी की अमाउंट बढ़नी चाहिए, क्वांटिटी बड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो रियल जीडीपी का मतलब हुआ। नहीं तो जब क्वांटिटी के कारण नहीं, अगर तुम्हारा प्राइस के कारण दाम बढ़ता है तो वो नॉमिनल जीडीपी हो गया है। तो रियल जीडीपी हमारा कितने से ग्रो करने वाला है? 7.3% से। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम लोग खर्च करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या है? इट इज द 3.4% ऑफ द जीडीपी। कितना हम लोग अमाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड है? 11। अब देखो बाकी लोग रटेगा, तुम अब समझने की कोशिश करना। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्यों हाईलाइट हम कर रहे हैं? इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं कि भारत के केस में चित्कार मार के बताए हैं NX नेगेटिव होता है। जीडीपी के बारे में तुमको ये बता रखे हैं कि मोटा मोटी 60% कंजम्पशन खर्च करता है। आई मतलब होता है इन्वेस्टमेंट,
30% ये कंट्रीब्यूट करता है। गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करती है? मोटा मोटी 10% के आसपास गवर्नमेंट करती है। 7, 30, 90, 10, 100 मोटा मोटी बता रहे हैं। तो कोई भी सरकार होगा, मानते हैं कि मोदी जी कुछ भी नहीं करें, फिर भी भारत जो है 5%, 4 से 5% पे ग्रो करेगा, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है। कंजम्पशन मतलब क्या होता है भाई? हम फ्रिज खरीद लिए, कूलर खरीद लिए, टीवी खरीद लिए, घर खरीद लिए, वॉशिंग मशीन खरीद लिए, तेल खरीद लिए, साबुन खरीद लिए, सर्फ खरीद लिए, जो डेली नीड का सामान जो हम खरीदते हैं। हमारा 1.4 करोड़ के 1.5 करोड़ 1.5 बिलियन, हम लोग कितना ह्यूज पॉपुलेशन है। विश्व का सबसे बड़ा देश हो चुके हैं हम, पॉपुलेशन से चाइना को पिछाड़ चुके हैं। तो हमारा डेली नीड का सामान इतना ज़्यादा है कि भारत सरकार कुछ भी नहीं करेगा तो हम 4 से 5% पर ग्रो करेंगे, याद रखना। तो कंजम्पशन 60% कंट्रीब्यूट करेगा जीडीपी में। आई क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे देखो, सी है प्लस आई है प्लस जी है प्लस एनएक्स है। एनएक्स तो हमेशा भारत के केस में नेगेटिव होगा, नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव होगा, क्योंकि हम लोग इंपोर्टिंग इकोनॉमी है। गवर्नमेंट हमेशा खर्च पॉजिटिव में करेगा। क्यों? गवर्नमेंट भाई वेलफेयर करेगा। तो गवर्नमेंट हमारा पैसा कमाने के लिए नहीं बना हुआ है, वह वेलफेयर इकोनॉमी को फॉलो करता है। जब वेलफेयर इकोनॉमी को फॉलो करता है भारत सरकार, तो वो खर्च ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसकी ज़रूरतें ज़्यादा है। उसको मनरेगा ऐसी स्कीम लेकर आना है, उसको प्रधानमंत्री आयुष्मान स्कीम की तरह लेकर आना है, उसको फर्टिलाइजर सब्सिडी देना है। तो गवर्नमेंट हमेशा पॉजिटिव खर्चा करेगा। कंजम्पशन देखो, अगर तुमने बढ़ा दिया, कंजम्पशन तुमने बढ़ा दिया, कंजम्पशन क्या हुआ? कंजम्पशन कैसे बढ़ सकता है भाई? मनरेगा के तहत तुमने जनता के पास ज्यादा पैसा दे दिया, ठीक है, तो मानते हैं कि तुमने प्रधानमंत्री किसान स्कीम के तहत आपने 2 लाख करोड़ रुपया दे दिया जनता को। तो जैसे जनता के पास हमेशा जरूरत होती है, जनता हमेशा, जब मिडिल क्लास के पास पैसा आएगा वो तुरंत पंखा खरीद लेगा, उसकी जरूरतें इतनी ज़्यादा हैं, टेबल फैन खरीद लेगा, कार खरीद लेगा, मोटरसाइकिल खरीद लेगा, स्कूटर खरीद लेगा, रिक्शा खरीद लेगा। तो मानते हैं कि अभी अर्थव्यवस्था में मानते हैं कि साइकिल की डिमांड 10 थी। भारत सरकार बोला कि हर व्यक्ति को हम 6,000 रुपया दे रहे हैं, ठीक है, पीएम किसान स्कीम के तहत, और मानते हैं कि साइकिल का दाम 2,000 रुपया है। हम लोग इतने गरीब देश हैं कि हमारी ज़रूरतें ज़्यादा हैं। तो क्या हुआ? अभी तक 10 साइकिल की डिमांड थी। जैसे प्रधानमंत्री किसान स्कीम के तहत उसके पास पैसा पहुंचा, तो तुरंत वो साइकिल का डिमांड 20 हो गया। जब साइकिल का डिमांड मेरे बंधु 20 हो गया, तो इन्वेस्टर क्या कर रहा है? आई मतलब इन्वेस्टमेंट। उद्योगपति पहले एक उसके पास फैक्ट्री था, इस फैक्ट्री से 10 साइकिल बन रहा था, अब अचानक डिमांड 20 हो गया, तो क्या करेगा? उसको एक और फैक्ट्री बनाना पड़ेगा। जब एक और फैक्ट्री बनाएगा तब क्या हो जाएगा? यहाँ पे नए लेबर लगाना पड़ेगा, नया मशीनरी लगाना पड़ेगा, नए लोगों को रखना पड़ेगा। तो हमारा अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो इसी को कहते हैं कि जब तुम सी को बढ़ाओगे, कंजम्पशन को बढ़ाओगे, तो इन्वेस्टमेंट उसको कैटर कर लेता है। और इन्वेस्टमेंट जैसे होगा, याद रखना, जब भी इन्वेस्टमेंट होगा, भारत सरकार करे या प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा, मानते हैं जब भी वो फैक्ट्री में लगाएगा, मानते हैं कि हमने 100 करोड़ रुपया का सीमेंट का हमने एक फैक्ट्री लगा दिया और 100 करोड़ रुपया हमने जनता को दे दिया, तो जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, याद रखना, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, मानते हैं कि तुमने कोई डैम बना दिया, मानते हैं तुमने कोई रोड बना दिया, मानते हैं कि तुमने कोई उद्योग बना दिया, तो इसका इकोनॉमी का मल्टीप्लायर इफेक्ट 4 गुना, 3 से 4 गुना होता है। मतलब कि अगर 100 करोड़ रुपया जनता को तुमने सीधा दे दिया, तो उसका इकोनॉमी पे प्रभाव 100 करोड़ का रहेगा। पर अगर हमने 100 करोड़ का डैम बना दिया, रोड बना दिया, कोई उद्योग लगा दिया, तो उसका इकोनॉमी पे प्रभाव 400 करोड़ के आसपास रहेगा। क्यों ऐसा रहेगा? अब देखो, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर तुम करते हो, तो मानते हैं 100 करोड़ रुपया का तुम कोई मानते हैं कि हम पावर प्लांट बना रहे हैं। जब पावर प्लांट बना रहे हैं तो इसमें हमको छड़ की जरूरत पड़ेगी, गिट्टी की जरूरत पड़ेगी। जब छड़ की जरूरत पड़ रही, गिट्टी की जरूरत पड़ रही, स्टील की जरूरत पड़ रही होगी, बालू की जरूरत पड़ रही होगी, है ना, मिस्त्री की जरूरत पड़ रही होगी, वेल्डर की जरूरत पड़ रही होगी, फिटर की जरूरत पड़ रही होगी। तो भाई तुम क्या कर रहे हो? सीमेंट इंडस्ट्री को भी चला रहे हो, सीमेंट वाला दुकान भी चल रहा है, छड़ वाला भी चल रहा है, गिट्टी वाला चल रहा है, बालू वाला चल रहा है, हेल्पर मजदूरी भी कर रहा है, मिस्त्री वहां पर धर के एकदम उसको लिपाई पुताई भी कर रहा है, टाइल्स वाला भी काम कर रहा है। तो एक 100 करोड़ रुपया से तुम क्या कर रहे हो? इस 100 करोड़ रुपया से अर्थव्यवस्था के डिफरेंट आयाम को तुम टच कर रहे हो, तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा होता है बजाते कि 100 करोड़ रुपया आप हमको पैसा दे दिए। अब भाई तुम 100 करोड़ रुपया हमको दे दिए, हम क्या करेंगे? उसको सेव कर दिए,
तो उसका इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ा? उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना इस 100 करोड़ को तुमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा किया। इसलिए आप देखोगे कि बजट में हाईलाइट किया गया है कि हमने इतना करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाया है, क्योंकि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाओगे तो उसका इकोनॉमी में दूरगामी प्रभाव होता है, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट ज़्यादा होता है। कितना हम लगा रहे हैं? 11। जो नए लोग हैं आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इस टॉपिक को हमको समझाने में 2 वीडियो लगा है, तो हम आपको 5 मिनट में कैसे समझा सकते हैं? यह हम बेईमानी होगा। ध्यान से देखो, फिजिकल डेफिसिट का प्रीलिम्स के लिए याद रखना, फिजिकल डेफिसिट मतलब होता है कि नेट बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट कितना रखा गया है? 5.1% ऑफ द जीडीपी हम लोग टारगेट रखे हैं कि हमारा 5.1% ऑफ द जीडीपी होगा 24-25 में। याद रखना कि पिछले बजट में हम लोगों ने तय कर रखा है एफआरबीएम एक्ट के तहत कि हम लोग 4.5% 20-25-26 तक अपने फिजिकल डेफिसिट को लेकर आ जाएंगे। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट को 20-25-26 तक 4.5% लेकर आ जाएंगे। तो 24-25 में हमारा टारगेट कितना है? 5.1%। टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना होगा? 47.66 लाख करोड़। टोटल रिसीट कितना होगा एक्सेप्ट बोरोइंग? 27.56 लाख करोड़। अब तुम देखो, खर्चा हम करेंगे 47.66 और हमारे पास रिसीट कितना हो रहा है? 27.56। तो 47.66 माइनस 27.56 करोगे तो ये तुम्हारा क्या बता देगा? नेट बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। हमारा खर्च 1000 रुपया है, पर हमारे घर की आमदनी 500 रुपया है। तो हम 1000 रुपया हम खर्च करेंगे तो उसके लिए हमको 500 रुपया कहाँ से जरूरत पड़ेगा? तो हमको 500 रुपया कहाँ से जरूरत पड़ेगा? भाई हमको 500 रुपया उधार पैसा मांगना पड़ेगा ना रे भाई। ये 500 रुपये तुम उधार मांगोगे ना, यही चीज़ तुमको हम दर्शाना चाहते हैं कि देखो 47.66 लाख करोड़ रुपया क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर है। 27.56 लाख करोड़ रुपया क्या है? टोटल रिसीट है। इसीलिए तुम यहाँ पर देखो मेरी जान, अब अप्रिशिएट तुम कर पाओगे कि बोरोइंग रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। भारत सरकार सबसे ज़्यादा बोरो कर लेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ द मनी बोरो कर लेगा। क्यों बोरो करेगा? इसलिए बोरो करेगा क्योंकि हमारा खर्चा तो इतना है, हमारा रिसीट बहुत कम है, और जो नेट बोरोइंग रिक्वायरमेंट होता है इसी को तुम फिजिकल डेफिसिट बोलते हो। यही है फिजिकल डेफिसिट। तो अब तुम ध्यान से देखो कि फिजिकल डेफिसिट को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है भाई? क्यों हंगामा मचा हुआ है कि फिजिकल डेफिसिट ले लिया, फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया? क्यों फिजिकल डेफिसिट को 5.1% रखे? क्यों फिजिकल डेफिसिट को 4.5% रखे? बढ़ने दो फिजिकल डेफिसिट को, क्या दिक्कत है? देखो, मामला ये होता है कि ये तुम्हारी अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था में 2 मेन प्लेयर हैं बोरोवर्स। एक है भारत सरकार या गवर्नमेंट, और एक है प्राइवेट प्लेयर, उद्योगपति बोरो करता है मुख्य रूप से। ठीक है, अब तुम्हारी पूरी अर्थव्यवस्था में 1000 करोड़ रुपया है। अब आज के डेट में भारत सरकार 50 करोड़ या 500 करोड़ रुपया भारत सरकार बोरो कर रही थी और 500 करोड़ रुपया प्राइवेट सेक्टर बोरो कर रहा था। भारत सरकार मुख्य रूप से इंटरनली बोरो करती है, मुख्य रूप से एक्सटर्नली बोरो नहीं करती है, मतलब IMF, वर्ल्ड बैंक इस सबसे कम बोरो करती है, अपने मार्केट से बोरो करती है, क्योंकि हमारा मार्केट बहुत ह्यूज है। प्राइवेट 500 करोड़ रुपया बोरो कर रहा था मार्केट से, भारत सरकार 500 करोड़ रुपया मार्केट से बोरो कर रही थी। यही बोरोइंग रिक्वायरमेंट तुम्हारा क्या है? फिजिकल डेफिसिट है। अब आप देखिए ध्यान से, भारत सरकार बोला कि हम नहीं, अब हम 800 करोड़ रुपया बोरो करेंगे, बढ़ा दिया अपना फिजिकल डेफिसिट। तो अब प्राइवेट सेक्टर के लिए कितना बचा? 200 करोड़ रुपया ही तो बचा प्राइवेट सेक्टर के लिए। और प्राइवेट सेक्टर में क्या है? बोरोवर कौन है? अंबानी है, अदानी है, बिरला है, GMR है, NTPC है, GVK है, टाटा है, फलाना है, ढिमकाना है। यहाँ पे 100 बोरोवर हैं। भारत सरकार अकेले 500 से फटाक से बढ़ा के 800 करोड़ रुपया बोरो कर लिया भारत सरकार। 2 स्थिति बनेगी। 1000 करोड़ रुपया जो मार्केट है, हम भारत सरकार को पैसा अगर हमको 6% पे भी भारत सरकार देगा तो हम 6% पे भारत सरकार को देना प्रेफर करेंगे। क्यों? भारत सरकार को डिफॉल्ट करने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि भारत सरकार है। ये अंबानी अदानी डिफॉल्ट कर सकता है, पर भारत सरकार डिफॉल्ट नहीं करेगा। तो हमारा पहला प्रेफरेंस क्या होगा? ये कम भी सूद देगा तो हम भारत सरकार को पैसा दे देंगे। ठीक है, तो अब देखो 200 करोड़ रुपया बचा और बोरोवर 100 हैं, तो बैंक क्या करेगा? बैंक को, प्राइवेट सेक्टर को 200 करोड़ रुपया उसके पास बचा। पहले कितना बैंक के पास था? 500 करोड़ रुपया बैंक के पास था। तो बैंक क्या कर रहा था? बोल रहा था कि हम जो अब आप लोग को सूद देंगे वो 8% पर देंगे। अब कितना भारत सरकार फिजिकल डेफिसिट बढ़ा दिया? जब फिजिकल डेफिसिट बढ़ा दिया तो मार्केट में कितना बचा? 200 करोड़। बोरोवर पहले भी 100 थे, अभी भी 100 हैं,
तो अब वही बैंक इन उद्योगपतियों को कहेगा, यहाँ पे एक बोरोवर डीएलएफ भी है, इनको बोलेगा कि हम तुमको 12% पर देंगे, क्योंकि मेरे पास पैसा ही कम है और लेने वाले ज़्यादा हैं, तो 12% पे लिया। अब मानते हैं कि डीएलएफ एक गुड़गांव में घर बना रहा था, जब वो 8% पे लिया तो 100 करोड़ का डीएलएफ का प्रोजेक्ट था, तो 100 करोड़ को 8% सूद दिया तो 108 करोड़ उसका खर्चा आया, और डीएलएफ बोला कि हम 12 करोड़ मुनाफा कमाएंगे, तो 120 करोड़ में ये पूरा प्रॉपर्टी को बेच रहा था। आज के डेट में जब फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया तो क्या हुआ, 100 करोड़ रुपया उठाया था, 12% पे उठाया तो 112 करोड़ रुपया में तो डीएलएफ उठाया, डीएलएफ ने तय किया कि वो 12 करोड़ रुपया मुनाफा कमाएगा, तो अब वही प्रोडक्ट को कितना में बेचेगा, 124 करोड़ रुपया में बेचेगा। तो भैया कल जो फ्लैट हमको 120 करोड़ रुपया में पूरा फ्लैट का श्रृंखला मिल रहा था, आज 124 करोड़ रुपया में मिल रहा है। तो इसको खरीदने वाला कौन है, हम और आप हैं। जब हम और आप महंगा खरीदेंगे तो हमको ज़्यादा लोन पड़ेगा, तो हमको ज़्यादा ईएमआई चुकाना पड़ेगा, है ना। तो जो फिजिकल डेफिसिट के कारण क्या हो रहा है, फिजिकल डेफिसिट के कारण क्या हो रहा है कि हमको और आपको ज्यादा एंड रिजल्ट ये हो रहा है कि ईएमआई ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। फिजिकल डेफिसिट जो हो के कारण क्या हो रहा है, इसी फिनोमेना को हम लोग क्राउडिंग आउट बोलते हैं। हम रेजोनेंस में इसको पढ़ा रखे हैं, इसको क्राउडिंग आउट बोलते हैं कि आपने क्राउड आउट कर दिया पैसा को। दूसरी बात, फिजिकल डेफिसिट को इससे कम करने की जरूरत है कि जब भारत सरकार ज्यादा पैसा उठाती है तो अब फिजिकल डेफिसिट मानते हैं कि अभी 5.1% हमारा टारगेट है, अभी फिजिकल डेफिसिट 15.1% हो जाएगा। इसका मतलब कि विश्व से भारत भी तो कुछ पैसा ले रहा है, कम ही ले रहा है पर ले तो रहा है। वर्ल्ड बैंक से लेता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले रहा है, ब्रिक्स बैंक से ले रहा है। अब ब्रिक्स बैंक को लगेगा कि भाई भारत को अगर तुम पैसा दोगे तो इसका फिजिकल डेफिसिट बढ़ के 15.1% हो गया है, इसका डिफॉल्ट करने का चांस ज़्यादा हो गया। तो जो कल तक सूद भारत सरकार को 3% पर दे रहा था, बोरोइंग था, अब बोलेगा कि हम 4% पर सूद देंगे। भारत सरकार 10-10 लाख करोड़ रुपया बोलो करती है, अगर 10-10 लाख करोड़ पर अगर 1% भी सूद की बढ़ोतरी हो गई तो मनरेगा का पूरा बजट चला जाएगा, 80,000 90,000 करोड़ रुपया उसको सूद में देना पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब भारत सरकार का फिजिकल डेफिसिट लिमिट में रहता है तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, आईएमएफ है, फलाना है, ढिमकाना है, उसको लगता है कि भारत को पैसा देना सबसे सेफ है, क्योंकि यह डिफॉल्ट करने का चांस कम है, क्योंकि इसकी फिजिकल डेफिसिट कम है। जैसे तुम्हारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, जिस परसेंट पर वो सूद देता है वह सूद का अगर 1% भी दाम बढ़ा दिया तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट तुमको 1 लाख करोड़ और 80,000 90,000 करोड़ रुपया लग जाएगा। उतना एक हमारा मनरेगा का बजट है। इसीलिए देयर इज सो मच ऑफ द ह्यू एंड क्राई अबाउट द फिजिकल डेफिसिट कि वी नीड टू कीप द फिजिकल डेफिसिट इन द चेक। और जब हम फिजिकल डेफिसिट को चेक पर रखते हैं तो मेरे बंधु मेरे जान, इसी को हम कहते हैं फिजिकल मार्क्समैनशिप, फिजिकल मार्क्समैनशिप। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।